Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, my name is अनुज कुमार शर्मा और आज मैं आप लोगों के बीच इस सेशन में भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। वो टॉपिक सोर्सेज यानी कि स्रोत से रिलेटेड है, वो है अशोक का अभिलेख। और आज हम लोग अशोक के अभिलेख से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सभी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अशोक के द्वारा इन अभिलेखों को क्यों अंकित कराया गया था, ये अशोक के अभिलेख क्या क्या जानकारी प्रदान करते हैं, इन अभिलेखों से भारतीय इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती हैं, इन अभिलेखों को कहाँ कहाँ पर स्थापित कराया गया था, ये सारी की सारी जानकारी आज हम वो इस सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चे, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि ये भारत का एकमात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा कॉलेज है जहाँ पर कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आपको आईएएस और आरएएस की तैयारी भी कराई जाती है। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अशोक के अभिलेख यानी कि शिलालेख की बात करें हम लोग। अशोक के दीर्घ शिलालेख, अशोक के बृहत शिलालेख, इनको कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अशोक को इन अभिलेखों की या इन शिलालेखों की आवश्यकता क्या थी। तो इसको हम लोग एक मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों ये देखिएगा, ये है अशोक के अभिलेख, अभिलेख, शिलालेख, लघु शिलालेख, ये इन सभी क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। अब देखिएगा, हम लोग इस समय बात कर रहे हैं मौर्य काल की, जो कि 261 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि आज से करीब करीब 2200 से 2500 साल के आसपास। ओके, बल्कि इससे ज्यादा। आप ये देखिएगा कि उस काल में इतना बड़ा, ये जो मैप आपके सामने बच्चों, ये जो मैंने आपको रेड लाइन से शो किया है, ये मौर्य साम्राज्य है। अब सोचिए कि इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चलाया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए उस समय यातायात व्यवस्था तो इतनी अच्छी थी नहीं, कम्युनिकेशन या दूरसंचार का भी कोई माध्यम नहीं है। तो इस पूरे साम्राज्य को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, तो इसका अशोक के द्वारा एक उपाय किया गया, एक रास्ता निकाला गया, और रास्ता था ये उसके अभिलेख, ये उसके शिलालेख, ये एक उसके लघु स्तंभ लेख। ओके, यानी कि अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, देखिएगा नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में, हर जगह उसके आपको अभिलेख, शिलालेख, लघु स्तंभलेख आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि उसने क्या किया, इन सभी अभिलेखों, शिलालेखों में कुछ आदेश अंकित कराए, कुछ कह सकते हैं मैसेज दिया, और इन अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपने लोगों को, अपनी जनता को बताया कि हमारा साम्राज्य ऐसे चलेगा, हमारा साम्राज्य इस तरीके से चलना चाहिए, मेरा ये आदेश है, मेरी साम्राज्य की जो जनता है, मेरी जो प्रजा है, वो मेरी संतान के समान है। हम लोगों को पशु हत्या नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को बड़े बूढ़ों का, गुरुओं का आदर करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यानी कि उसने क्या किया, इन अभिलेखों के माध्यम से पूरा एक मैसेज कन्वे किया पूरे एम्पायर में। सोचिए, उस काल की बात कर रहा हूं जहां पर यातायात, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। तो साम्राज्य को कंट्रोल कैसे किया जाए, लोगों को बताया कैसे जाए कि मैं कौन हूं, मैं राजा हूं, मेरा नाम सम्राट अशोक है और मैं अपने साम्राज्य को इस तरीके से चलाना चाहता हूं, मेरे साम्राज्य में इस तरीके से लोगों को नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इन अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपने साम्राज्य को कंट्रोल करने का प्रयास किया।
आप समझ सकते हैं, इसीलिए अशोक को द ग्रेट अशोका कहा जाता है। एक तो उसने हिंसा के बाद जो अहिंसा की नीति यानी कि धम्म नीति का पालन किया, एक ये भी कारण था, और एक ये भी है कि इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने का जो रास्ता इन्होंने निकाला वो अल्टीमेट था, यूनिक रास्ता था वो। ठीक है, तो यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर अशोक ने अभिलेखों को क्यों जारी किया, क्यों स्थापित किया। दूसरा, एक तो इससे क्या हो कंट्रोल, दूसरा इससे भारतीय इतिहास में यह भी पता चलता है कि जहां जहां पर अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहां वहां तक अशोक का क्या था, साम्राज्य। ये लॉजिक है। आप सोचिएगा, जैसे किसी व्यक्ति का कोई इस समय खेत है तो वो क्या करता है, खेत में बाड़ा लगाता है, लोहे का बाड़ा लगाता है, ये बताने के लिए जहां जहां तक ये बाड़ा लगा हुआ है या जहां जहां तक ये मेरा नाम है, ये खेत मेरा है, इसका मालिक मैं हूं। तो इन अभिलेखों के जहां जहां ये अभिलेख प्राप्त होते हैं भारतीय इतिहास में ये पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य इन इन क्षेत्रों तक सीमित था। क्यों? क्योंकि देखिएगा, अगर ये अभिलेख कोई और शासक अपने क्षेत्र में क्यों लगाने देगा, क्यों? क्योंकि ये उसकी संप्रभुता का क्षेत्र है। एक राजा ही कह सकता है कि भाई ये मेरा एरिया है, ये मेरा क्षेत्र है, आप यहां पर अभिलेख कैसे लगा सकते हैं। इसका अर्थ है कि भारतीय इतिहास में अशोक के साम्राज्य के बारे में जानने का सबसे अच्छा साधन है उसके अभिलेख, जो उसकी क्या बताते हैं, उसके साम्राज्य की सीमा को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि अशोक के अभिलेखों से मुख्यतः दो जानकारी प्राप्त होती है। एक, उसने किस प्रकार अपने साम्राज्य को कंट्रोल किया। दूसरा, इन अभिलेखों से जहां जहां से ये प्राप्त हो रहे हैं उससे पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य की सीमा वहां वहां तक थी। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट कि आखिर अशोक के अभिलेख से क्या फायदा हुआ अशोक को और हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे कि वो अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं और किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इस मैप को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले जानकारी लेते हैं। तो देखिएगा, अशोक के टोटल बृहत शिलालेख है 14 बृहत शिलालेख का अर्थ है कि अशोक के द्वारा 14 आदेश पारित किए गए थे। क्या पारित किए गए थे? 14 आदेश पारित किए गए थे कि मेरे ये आदेश हैं और आपको इन इन आदेशों का पालन करना है। किनको? मेरे साम्राज्य की रहने वाली जनता, मेरे साम्राज्य के अधिकारी और मेरे लोग, आप लोगों को इन आदेशों का पालन करना है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि वो अभिलेख है वो किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में वो अभिलेख किस राज्य में स्थित है। जैसे कि एक अभिलेख प्राप्त हुआ है शिलालेख धौली से। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, 14 आदेश हैं और 14 जो बृहत शिलालेख है वो कहां से प्राप्त हुए? 8 स्थानों से। आपको क्या याद रखना है? अशोक के जो 14 बृहत शिलालेख या 14 आदेश 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। तो सबसे पहला धौली, ये कहां पर स्थित है? उड़ीसा के पुरी जिला में, यानी कि वर्तमान में ये धौली कहां स्थित है? उड़ीसा के पुरी जिला में। उसके बाद शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, वर्तमान पेशावर में। मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में। कलसी वर्तमान उत्तराखंड यानी कि देहरादून के पास। जौगढ़ ये उड़ीसा के जौगढ़ में। सोपारा ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में। एरागुड्डी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। और गिरनार काठियावाड़ गुजरात में, जूनागढ़ में। ये टोटल 14 बृहत शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और जिसमें से कि गिरनार का जो था अभिलेख उसको कर्नल जेम्स टोड के द्वारा खोजा गया था। क्लियर? यानी कि अशोक के 14 बृहत शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो आप इनको याद रखिएगा, ये स्थान वो 8 है और इसके साथ साथ ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी और आरएएस के साथ साथ जो अन्य कंपटीशन एग्जाम है वहां पर ये पूछा जाता है कि धौली का जो अभिलेख है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। क्लियर? यानी कि हमने क्या क्या चर्चा की? हमने बात की कि अशोक के अभिलेखों
का क्या महत्व है, क्यों अशोक ने अपने इन शिलालेखों, इन अभिलेखों को जारी किया। तो आपको बताया, एक तो साम्राज्य को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए, दूसरा इससे भारतीय इतिहास में इतिहासकारों को, विद्वानों को ये पता चलता है कि इसकी सीमा कहाँ तक थी, यानी कि अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों तक फैला हुआ था, विस्तार था उसका। ठीक है, फिर हमने चर्चा की कि वो 14 बृहत शिलालेख जो है वो किन स्थानों से प्राप्त हुए, 8 स्थानों से। 8 क्या स्थान है, धौली, सहवाजगढ़ी, मानसेरा, कलसी, जौगढ़, सोपारा, एरागुड्डी और गिरनार। क्लियर। अब हम इन 8 स्थानों को मैप में देख लेते हैं। देखिए, सहवाजगढ़ी, मानसेरा, कंधार, कलसी, धौली, जौगढ़, हीरागुड्डी, सन्नती ये बाद में मिला है, सोपारा, गिरनार, ये सारे के सारे ये 8 स्थान हैं जहां से 14 बृहत शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो ये था बच्चों अशोक के अभिलेखों यानी कि शिलालेखों से संबंधित आपका सेशन। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा और हमें सजेशन दीजिएगा। प्लस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल या जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू सो मच।